जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी अब तैयारी हो चुकी होगी। आगामी पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे। इसी रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर रहे हैं। लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग इस श्रृंखला में, और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित विषय वस्तु को भी देखते जाएंगे। हमको ध्यान रखना है, करंट अफेयर और करंट इवेंट का जो अंतर है हमको समझना होगा। वो हम जब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेंगे, करंट अफेयर और करंट इवेंट में मुख्यतः अंतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप अपने, चूंकि मंथली जब आप पढ़ते होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, इनसे संबंधित चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करते जाइएगा, कुछ नया मिलेगा तो आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। हाल ही में किस देश ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल शुरू की है। ठीक है, तो अगर हम इसका उत्तर देखें तो कुल 5 देश हैं। यूएसए है, आपको सारे देशों के नाम याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। जापान है और क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। ठीक है, अब देखिए पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक नई पहल का गठन किसने किया है, इन्होंने ये शुरू किया है। ये हो गया करंट इवेंट का टॉपिक। ठीक, करंट इवेंट का टॉपिक। अब प्रशांत महासागर क्षेत्र में ऐसे और कौन से संगठन हैं या इसका रोल क्या है, ठीक है, और ऐसे कौन से संगठन हैं जो कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा हो गया। करंट इवेंट से जुड़े हुए टॉपिक, या हम ये कहें कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन से जुड़े हुए टॉपिक यदि कोई घटित हो रहा है, ठीक है, कोई अफेयर्स हो रहा है तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगर हम पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह प्रशांत क्षेत्र में जलवायु संकट, संपर्क और परिवहन, समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये अब प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक है प्रशांत द्वीप समूह फोरम, प्रशांत द्वीप समूह फोरम PIF है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी जो है संगठन है। ठीक है, इससे इतर है लेकिन प्रशांत महासागर में ही है, इसलिए हम इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले रहे हैं। तो अगर PIF की हम स्थापना की बात करें तो 1971 में हुआ था, 1971 में। यह प्रशांत द्वीप समूह क्षेत्र का महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। ठीक, इसमें मुख्यतः कुल 18 सदस्य देश शामिल है। 18 सदस्य देश है जिनमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इसमें ये 5 देश के ये प्रतीक ध्वज हैं, इनके 5 देश के प्रतीक ध्वज हैं, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पोर्शन पे, अगले टॉपिक पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कहां पर पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया। ठीक है, तो ये इथियोपिया में किया गया था। ठीक, चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अतिरिक्त अन्य देश भी शामिल थे। ठीक, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर देखें तो इसमें जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें केन्या भी शामिल था, सूडान भी शामिल था, दक्षिणी सूडान भी शामिल था, युगांडा भी शामिल था। इनके विदेश मंत्रालयों की भागीदारी इसमें थी। अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर बात करें, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं हम लोगों ने पहले देख लिया। अब देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में क्या है, एक प्रायद्वीप है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये एक प्रायद्वीप है। ठीक है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित
यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है। यहां पे ये लाल सागर की दक्षिणी सीमा ये है, उसके जस्ट मतलब इसके जस्ट दक्षिण में ये है। ठीक है, लाल सीमा की दक्षिणी सीमा के जस्ट दक्षिण में है। ठीक, अफ्रीका का जो ये हॉर्न क्षेत्र है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से ये क्या है? समान दूरी पे है, इक्वल दूरी पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which state government issued an order banning the entry of medium and heavy goods vehicles in the state from November to February? ठीक है, किस राज्य सरकार ने नवंबर से फरवरी तक राज्य में मध्यम और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? ठीक है, तो किसने दिया? दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है, चलिए क्यों दिया? क्योंकि हम सभी जानते हैं दिल्ली सर्दियों के मौसम में पर्यावरण या हम कहें प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली में सर्दियों में पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 का लगभग 20% जो हिस्सा है यह इन वाहनों से आता है, यह इन वाहनों से आता है। इसके अलावा ये तो भारी वाहनों के भारी और मध्यम माल वाहनों के प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया ही, इसके अलावा दिल्ली की जिन भी राज्यों से या के राज्यों से क्या सीमा साझा करता है दिल्ली, उनके सरकारों से उन्होंने, उन राज्य सरकारों से उन्होंने क्या किया? अनुरोध किया कि 1 अक्टूबर से केवल BS4 अनुपालन वाली बसों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति आप दें अपने राज्य से। जो वहां पे बस परिवहन है, जो परिवहन विभाग है, BS4 मानक का जो वाहन अनुपालन करते हैं उनको ही अनुमति दे वो सरकार की, वो दिल्ली में प्रवेश करें। ठीक है, ये है। अच्छा, थोड़ी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। दिल्ली NCR के साथ साथ लगभग भारत के गंगा मैदानी इलाकों में, हम कह सकते हैं उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो होता क्या है कि अक्टूबर में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की वापसी होती है, मानसून का क्या होता है? निवर्तन होता है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं क्या होती है? बहुत प्रबल होती हैं। इससे क्या होता है? उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल आती है जिससे प्रदूषण होता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा, हवा की गति काफी कम होती है। हवा की गति कम होती है कब? गर्मियों की तुलना में, जिससे पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हवा की गति धीमी होगी तो जो प्रदूषण इधर से आएगा वो लगभग वहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए पराली जलाना, जो आसपास के स्टेट हैं, आसपास के जो स्टेट है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान में सर्दियों के समय में पराली जलाने से धुंध की दिल्ली में काफी मोटी परत या मोटी चादर बिछ जाती है। और पराली जलाने से कौन कौन सी हानिकारक गैसें निकलती हैं? तो मीथेन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन युक्त जहरीले प्रदूषक भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इससे भी वायु प्रदूषित होता है। वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है हमने उसमें देखा, क्वेश्चन में हमने देखा, इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, जो कि 20% PM 2.5 का लगभग इन्हीं वाहनों से आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द कैपस्टोन मिशन टू द मून? ठीक है, कैपस्टोन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यह नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा किया गया। ठीक है, ये कैपस्टोन मिशन का ये जो है चित्र है ये नासा से लिया गया है। ठीक है, नासा के वेबसाइट से ये लिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यह करेगा क्या। यह जो कैपस्टोन मिशन है यह अंतरिक्ष यान 6 महीने तक चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा। ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, और जो यह परिक्रमा करेगा हालो आकार में करेगा। हालो आकार मतलब चांद को केंद्र मानकर वह उसके चारों तरफ गोल नहीं घूमेगा, गोल आकृति वह चांद को केंद्र मानकर नहीं घूमेगा। उसकी गति कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, इस प्रकार की होगी। इसका उद्देश्य क्या है? नासा का जो लूनर गेटवे है जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, उसके इस्तेमाल से पहले यह
चंद्रमा में कक्षा की स्थिरता का परीक्षण करेगा। चंद्रमा की कक्षा में स्थिरता का परीक्षण करेगा यह कैपस्टोन, ठीक है, कैपस्टोन स्पेस। ये चांद के सबसे नजदीक जो जाएगा वह 1600 किमी रहेगा और सबसे दूर जो जाएगा वह 70,000 किमी तक के चक्कर लगा। ये हो, मान लीजिए यहाँ पे चांद हो गया तो ये कितनी हो गई, ये 1600 किमी की दूरी हो गई, ठीक है, 1600 किमी की दूरी हो गई। और हम ये मान लेते हैं ये 70,000 किमी की दूरी हो गई। तो ये इस रूप में करेगा कि चांद के सबसे नजदीक जो उसकी दूरी रहेगी वो 1600 किमी रहेगी, सबसे दूर वाली दूरी कितनी रहेगी, 70,000 किमी की रहेगी, ठीक है। और अगर बात करें कितने दिनों में एक चक्कर लगाएगा तो 7 दिनों में यह एक चक्कर लगाएगा, ठीक है। लूनर गेटवे को 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि हमने अभी बात किया। और यह लूनर गेटवे है क्या, लूनर गेटवे असल में चांद के चारों ओर घूमने वाला क्या है, एक स्पेस सेंटर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला हम अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई, ठीक है। द सेकेंड फेज ऑफ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए किसकी मदद से किया गया, तो फेसबुक की मदद से किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो आदिवासी युवा हैं उनको सलाह प्रदान करना, इनका उद्देश्य है, ठीक है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर होगा, डिजिटल साक्षरता देना, जीवन कौशल की शिक्षा देना और नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है, आदिवासी युवाओं में। अगर हम बात करें कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं तो श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। Where has the India Center recently been established to promote activities related to India? हाल ही में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना कहां की गई, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया हाउस रहता तो यह इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हो जाता। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको पता है कि इंडिया हाउस किसने स्थापित किया था और कहां स्थापित किया था तो आप हमें उसका आंसर बताएं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह कहां है, साउथ कोरिया में। कहां पे, साउथ कोरिया में इसकी स्थापना करी गई। साउथ कोरिया के कहां पे, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में यह इंडिया सेंटर की स्थापना करी गई। यह साउथ कोरिया के विद्यार्थियों को भारत में, भारत से संबंधित अध्ययन से संबंधित रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को यह आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगा ताकि उनकी भारत से संबंधित जो रुचि है वो अध्ययन के द्वारा वो अपने रुचि को और बढ़ा सके, ठीक है, और उसको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके एक तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें कि साउथ कोरिया की 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि हिंदी को पूर्णकालिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो एक तो बुसान यूनिवर्सिटी हो ही गया और दूसरा हनुक यूनिवर्सिटी है। हनुक यूनिवर्सिटी में हिंदी को पूर्णकालिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अब अगर हम साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो यहां पे आप साउथ कोरिया देख रहे हैं, ये देखिए साउथ कोरिया है, ठीक है। तो साउथ कोरिया अगर हम इससे देखें तो साउथ कोरिया की जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, वो केवल और केवल नॉर्थ कोरिया से साझा होती है, ठीक है। साउथ कोरिया के अगर हम देखें वेस्ट में और वेस्ट साउथ में येलो सी है, ठीक है, येलो सी है। ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में सी ऑफ जापान है और इसके साउथ में ईस्ट चाइना सी है साउथ कोरिया के, ठीक है। साउथ कोरिया को शांत सुबह की भूमि के रूप में भी वर्णित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। यूं सुक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कई बार ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों में, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में ये हमसे ये मुद्रा वहां की पूछता है, राजधानी और मुद्रा पूछता रहा है प्रश्नों में, ठीक है। इस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डाक कर्मयोगी पोर्टल? हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या है? अगर आपको पता है उत्तर तो आप उत्तर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। इसका जो उद्देश्य है यह है कर्मचारियों को
कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, डाक कर्मयोगी, ये एक गीत भी है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ठीक है, तो ये डाक कर्मयोगी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, डाक कर्मयोगी जो है इसका जो इंटरनली जो जहां से ये प्रेरित हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये महत्वाकांक्षी ये योजना है मिशन कर्मयोगी, उसके दृष्टिकोण से ये प्रभावित है। ठीक है, यह डाक विभाग के कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 8 अलग अलग श्रेणियों में मेघदूत पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। चूंकि गांव में या किसी भी परिस्थिति में आपके डाक को पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे डाक कर्मचारियों का योगदान होता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, प्रतिकूल हो, वो अपना कार्य करते हैं। तो इनके अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए, ठीक है, उनमें प्रोत्साहन भरने के लिए 8 अलग अलग श्रेणियों में मेघदूत पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मिसलेनियस से संबंधित देखिए हो गया। पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि मेघदूत पुरस्कार का संबंध है किस विभाग से है। ठीक है, अगर मेघदूत पुरस्कार की बात करें तो 1984 में 1984 में शुरू किया गया था और यह समग्र प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह ध्यान रखना है कि जो मेघदूत पुरस्कार है यह डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1984 में शुरू किया गया था। अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Where did the Ministry of Dairy and Animal Husbandry launch the pilot project One Health? डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ का शुभारंभ कहां किया? यह प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, शुभारंभ कहां किया? तो शुभारंभ कहां किया? बेंगलुरु में किया। कहां किया? बेंगलुरु में किया। ठीक है, बेंगलुरु में किया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यान्वयन के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा यह प्रोजेक्ट वन हेल्थ प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक के साथ साथ यह उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। लेकिन हमने जो प्रश्न लिया है वो है कि शुभारंभ कहां किया गया? तो शुभारंभ बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अब देखिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जो भी जूनोटिक बीमारी है, ठीक है, जूनोटिक बीमारी है, उनके प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए समाधान तैयार करने, मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है। ठीक, अगर हम भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में थोड़ी बात कर लें तो यह गैर सरकारी समूह और व्यापार संघ है। गैर सरकारी समूह और व्यापार संघ है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और 1895 में, कब? 1895 में इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ठीक है, विच डेट? ठीक, तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना है। हालांकि वर्ष 2016 में 2016 में इसका क्या संकल्प लाया गया था संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, तब से यह मनाया जाता है। अब होता क्या है कि जब कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है, ठीक है, जब कोई एस्टेरॉयड जब पृथ्वी से टकराता है तो उसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब यह 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक घटना हुई थी, ठीक है, जो कि बैकाल लेक के आसपास जो लोग थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इस घटना को साइबेरियन तुंगुस्का घटना कहते हैं। इसी की वर्षगांठ पर यह मनाया जाता है। अब आप गूगल करिएगा, ठीक है, गूगल करिएगा
और साइबेरियन तुंगुस्का घटना क्या है, इससे रिलेटेड चीज अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, वर्षगांठ पे आयोजित किया जाता है। अब बात आता है कि ये एस्टेरॉयड है क्या, क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है। ये देखिए ये क्या होते हैं, एक खगोलीय पिंड होते हैं। ये देखिए दो पार्ट में हमने इसको रखा है। ये देखिए ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट को दिखाया गया है अलग से, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनका जो आकार होता है यह ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मतलब ग्रहों और जो खगोलीय पिंड है उनका घटता हुआ क्रम बताइए, तो उसके हिसाब से महत्वपूर्ण रखिए, याद रखिएगा कि ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए कि कौन सा एस्टेरॉयड देखा गया और कब देखा गया, तो 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा पहला जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था वो कौन था, सेरस था। कौन था, सेरस था, ठीक है। और मेनली जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में है इनका विस्तार है, लेकिन मेनली जो है जो क्षुद्र ग्रह है मतलब स्पेस में इनका विस्तार है, जो मेनली क्षुद्र ग्रह है वो मुख्य पेटी में है, मुख्य पेटी में है, क्षुद्र ग्रह पेटी में है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच यह पाई जाती है। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट इसी को यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। ये चलिए, इसी कारण चूंकि मंगल और पृथ्वी के बीच में है, इसी कारण पृथ्वी पर कभी कभी एस्टेरॉयड आने की परिघटना हो जाती है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण यह क्या, इसमें तेज जल मतलब इसमें क्या आग लग जाती है, तेज आग लग जाती है, वहीं कभी कभी हमको दिखाई ये भी देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उल्का पिंड भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो चूंकि क्या होते हैं, इससे छोटे होते हैं, इसलिए उल्का पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जलने लगते हैं, तो कई बार नीचे आते आते वे समाप्त हो जाते हैं। और कई बार एस्टेरॉयड जो होता है वो इतने बड़े होते हैं कि वो नीचे आते आते पृथ्वी तक आते आते, पृथ्वी के तल पे आते आते वो समाप्त नहीं हो पाते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली रिलीज्ड A report titled India's booming gig and platform economy। हाल ही में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी? किस संस्थान ने? तो नीति आयोग ने जारी करी। किसने जारी करी? नीति आयोग ने जारी करी, ठीक। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो गिग कार्यबल है, गिग कार्यबल क्या है हम लोग अभी देख लेंगे, पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन श्रमिकों का ये जो भारतीय गिग इकोनॉमी है इसको विस्तारित होने की उम्मीद है। और मौजूदा कितना है? मौजूदा 7.7 मिलियन है। तो कुल कितने प्रतिशत की ग्रोथ होगी? लगभग 200% की ग्रोथ होगी, ठीक है। इसी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक गिग वर्कर भारत में कुल वर्क फोर्स का 4.1% होगा, जो अभी पर कितना है? अभी वर्तमान में कितना है? 1.5% है। अब गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? यह असल में एक मुक्त बाजार प्रणाली है, ठीक है। मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें सामान्यतः तौर पे अस्थायी पद होते हैं और संगठन जो होते हैं वो अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिकों के साथ स्वतंत्र होते हैं, वो किसी संगठन से परंपरागत रूप से जुड़े नहीं होते हैं और एक तरीके से फ्रीलांसिंग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरीके से फ्रीलांसिंग के रूप में कॉन्सेप्ट कार्य करते हैं। अब गिग वर्कर क्या है? चूंकि ये इस अर्थव्यवस्था तो ये हो गई। अब जो यहाँ पे काम करते हैं, एक व्यक्ति जो एक कार्य व्यवस्था में भाग तो लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से क्या होता है? परे होता है। कोई अनुबंध उसके पास नहीं होती है, कोई शर्त नहीं होती, कोई सेवा शर्तें नहीं होती, उससे अलग होता है, ठीक है। कार्य करता है वही, लेकिन वो किसी सेवा या अनुबंध सेवा शर्तों से अनुबंधित नहीं होता है, वो गिग वर्कर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन द सेंटर्स फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जिलों के लिए केंद्र के पहले परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? तो राजस्थान का
सीकर डिस्ट्रिक्ट क्या है, शीर्ष स्थान पे है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये वर्ष 2000 अब जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, ठीक है, लगाएंगे। लेकिन अब ये कब लॉन्च किया गया, 2019-20 में लॉन्च किया, 20 के वर्षों से संबंधित ये लॉन्च किया गया, तो इसको हम बोलेंगे शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के संदर्भों में ये लॉन्च किया गया। कब, 2022 में, ठीक। चलिए, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो कि शिक्षा मंत्रालय संबंधित एक विभाग है, उसके द्वारा यह जारी किया गया। राजस्थान जो है इस ग्रेड में सबसे अधिक, उसके सबसे अधिक 24 जिले हैं, इसके बाद पंजाब के 14 जिले हैं, फिर गुजरात के 13 जिले हैं, और इसके बाद चौथे स्थान पर केरल का स्थान आता है, चौथे स्थान पे केरल है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो जिले हैं वो राजस्थान के हैं, और इसमें भी सबसे ओवरऑल जिलों में सीकर सबसे शीर्ष पर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम अंक वाले जिलों में असम का साउथ सलमारा मांगचर है, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, मेघालय का नॉर्थ गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स है, और त्रिपुरा का खौवे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट व्यापक विश्लेषण के लिए एक इंडेक्स बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है, स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। इसमें कुल 83 संकेतक होते हैं। परीक्षाओं में संकेतकों और उस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संकेतक कितने होते हैं, उनके आयाम कितने होते हैं, कितने अंकों का होता है, ठीक है। तो कुछ 83 इसमें संकेतक होते हैं, 600 अंक शामिल होते हैं, और इनको आगे 6 श्रेणियों में विभाजित या समूहीकृत किया गया होता है, ठीक है। अगर हम आगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसका जो उच्चतम हाईएस्ट जो ग्रेड है वो उसको दक्ष के नाम से अंकित किया जाता है, दक्ष के नाम से उसका संबोधन किया जाता है, ठीक है। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों को इस दक्ष श्रेणी में, दक्ष ग्रेडिंग से सम्मानित किया जाता है, या दक्ष श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत एनकैप शुरू करने के लिए सामान्य वैधानिक नियम, ठीक है, GSR जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है, किसने दी है, ठीक है। तो कौन देगा, चूंकि भारत एनकैप के बारे में हम लोगों ने सुना है लगभग जब हम लोग कार खरीदते हैं, ठीक है, या वैसे भी खरीदे न, वो है ना, ले न ले, लो न लो, देख तो लो। तो यूट्यूब पर जब आप कई बार आप देखते होंगे कौन से सबसे अधिक सुरक्षित कार है, तो एनकैप टेस्टिंग होती है, ग्लोबल एनकैप। तो उसी तरीके से अब भारत एनकैप शुरू करने की अधिसूचना जारी करी गई है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के द्वारा यह अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब कब से शुरू किया जाना है एनकैप इंडिया में, या उसको इंडिया एनकैप भी कह रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाना है। ये देखिए, ये ग्लोबल एनकैप, ये आप लोगों ने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, ठीक है। तो वही चीज है, अब इंडिया में इंडिया एनकैप शुरू की जाएगी। कब से, 1 अप्रैल 2023 से। बहुत बड़ी पहली बार ऐसा है, ठीक है, पहली बार है, तो यह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम लोग उन्हीं टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो ट्रेंड एनालिसिस में हमने देखा है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से उसी टाइप्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारत के ऑटो निर्माता है और साथ साथ जो आयातक हैं वो अपने कारों को देश के भीतर ही स्टार रेटेड के रूप में वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करने का उनको विकल्प होगा, वो बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन अब इंडिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहली बार एनकैप किसने अपनाया था, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहली बार किसने अपनाया था, यूएसए ने अपनाया था, ठीक है। एनकैप है क्या, इंडिया एनकैप है क्या, असल में क्या है कि यह एक नई कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है भारत का, जो कि दुर्घटना परीक्षण में उसके प्रदर्शन के आधार पर
ऑटोमोबाइल को स्टार रेटिंग के रूप में एक प्रस्ताव देता है, ठीक है, कि इतने स्टार है तो जितने अधिक स्टार सुरक्षा का स्तर उतना ही अधिक। कई बार आप सुने होंगे कि इंडिया में फला कार जो है 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, फला कार क्या है 5 स्टार रेटिंग है, ठीक। और अगर बात की जाए कि प्रस्तावित इंडिया इनकैप का जो मूल्यांकन होगा वह 1 से 5 स्टार तक की जाएगी। इसके बीच वो जो उनका मूल्यांकन है, उनका जो परफॉर्मेंस है, इसके बीच क्या करी जाएगी, अंकित करी जाएगी। यह देश में निर्मित या आयातित, ध्यान देना है, यह दोनों के लिए है, देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से अधिक 3.5 टन से कम शकल वन वाले, ठीक है, M1 श्रेणी के अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होगा। M1 श्रेणी के अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री हाई ग्रेड लिथियम हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, हाल ही में किस देश में उच्च श्रेणी के लिथियम की खोज की गई है, कहां पे करी गई है, ठीक है, तो यह करी गई है नाइजीरिया में। कहां करी गई है, यह करी गई है नाइजीरिया में, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये लिथियम है, ये लिथियम है, लिथियम ये है, ठीक है। अच्छा ये जो है कह रहे हैं कि पढ़ रहा है ना विनोद, ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, ठीक। तो लिथियम क्या है, एक तत्व है और मुख्यतः प्रकृति में 2 खनिज पाए जाते हैं, स्पोड्यूमिन और लेपिडोलाइट। इनमें क्या होता है, सबसे अधिक रूप में लिथियम पाया जाता है, संकेंद्रित रहता है। अब ये जो लिथियम है तब तो लिथियम का ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 3, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 3 और परमाणु भार इसका कितना है, परमाणु भार है इसका 6.941, ठीक है। बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस में भी पहले देखा गया है पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को भी इसमें शामिल कर लिया। अब देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह सबसे हल्की ज्ञात धातु है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की ज्ञात धातु। अब सबसे भारी ज्ञात धातु क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिथियम का मुख्यतः उपयोग मोबाइल फोन में किया जाता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी भारत में अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है, लोग उसको अधिक खरीदना पसंद कर रहे हैं जिनके पास वो क्षमता है, क्योंकि यह सामान्य रूप से डीजल और पेट्रोल के कारों से महंगी होती हैं, ठीक है। उनके रिचार्जेबल बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दुनिया में लिथियम का अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा भंडार कहां पे है, तो सबसे बड़ा भंडार लिथियम का है चिली में, सबसे बड़ा भंडार लिथियम का है चिली में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनवुड खदान है, ठीक है, माइंस है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हार्ड रॉक लिथियम खदान है, इसको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी हार्ड रॉक लिथियम खदान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन लिथियम के 3 सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया और चीन हो गया, क्रमशः ये है, ठीक है। लिथियम के 3 सबसे बड़े उत्पादक हैं और निर्यातक हैं। अगर सबसे बड़े आयातक की बात करी जाए तो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया अभी हमने देखा साउथ कोरिया से रिलेटेड, ठीक है, न्यूज। चीन है, जापान है, यूएसए है और बेल्जियम है। ये 5 सबसे बड़े आयातक है। सबसे बड़ा आयातक साउथ कोरिया है और चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, जबकि हमने यहां पे देखा कि चीन तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और चीन तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है, और आयात भी करता है चाइना, ठीक, यह ध्यान देना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो चीन से करता है, लगभग 80% अपना लिथियम चीन से करता है और उसके बाद हांगकांग से करता है, ठीक है। तो भारत में भी लिथियम कहां से आता है, चाइना से और हांगकांग से आता है। ये जो आए दिन कुछ ये जो लोग कहते रहते हैं ना कि चाइना से माल लेना बंद कर दो, चाइना का माल है, चाइना पे आर्थिक वो कर दो, ठीक है, चाइना से माल हमको नहीं लेना है, तो ये WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार, अगर आप बात करें किसको, मतलब अगर
आपकी बात सही होती है और सरकार ऐसा कर सकती तो क्यों नहीं करेगी सरकार, लेकिन WTO के नियमों के अनुरूप यह नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ नियमों के अनुरूप होना ना होना अलग चीज है। जो भारत लिथियम का सबसे अधिक आयात भी चीन से करता है 80%, और लिथियम का यूज कितना है आप देखिए, आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, आपके डिजिटल कैमरा में है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में। तो जहां से आप ये सब खबरें पढ़ते हैं ना, मोबाइल फोन लैपटॉप आदि पे सोशल साइट चला के, ठीक है, उसमें लिथियम का सबसे बड़ा योगदान है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में 14,000 टन का लिथियम भंडार का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। 14,000 टन कहां पे, अगर हम बात करें दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में 59 लाख टन 59 लाख टन लिथियम की पुष्टि करी गई है, जो कि भारत में खोजी गई सबसे अधिक लिथियम भंडार है अभी तक का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, टू विच कंट्री हैज रशिया अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ, क्या है, इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। रूस द्वारा किस देश को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई है? रूस किस देश को करेगा, ठीक है। तो रूस किसको करेगा? रूस करेगा बेलारूस को, ठीक है। रूस किसको करेगा? रूस करेगा बेलारूस को। अब चलिए इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम को देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है। यह क्या है कि अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है, ये जो इस्कंदर M मिसाइल प्रणाली है, ठीक। इस्कंदर M मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया। अभी रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यह तो आप जानते ही होंगे। तो नाटो क्या है? रशिया का विरोधी है, और रशिया नाटो का विरोधी है। तो नाटो द्वारा इसको इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम को SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। रूस जो है इस्कंदर M शब्द का जो प्रयोग करता है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के रूप में करता है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के रूप में करता है, और साथ साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को परिभाषित करने के लिए करता है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम, ये देखिए है इस्कंदर M, ये है, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और क्या है, ये लॉन्च सिस्टम है इसका, ठीक है। इसके लिए रूस इस्कंदर M प्रणाली का यूज करता है। ये जो है पुतिन भाई साहब है, पंडित पुतिन भाई साहब हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली का उपयोग जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों जैसे SSC-7 SSC-8 को फायर करने के लिए किया जाता है। इस्कंदर M मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 500 किलोमीटर है, और यह 700 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। पेलोड मतलब होता है मिसाइल के साथ ले जाया जाने वाला जो हथियार हो गया या फिर और कुछ, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। तो यह 700 किलोग्राम तक वहन कर सकता है, 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। जमीन से ही प्रक्षेपित करता है या क्रूज मिसाइलों को, यह ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बेलारूस को दे रहा है। कौन से दो देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? विच टू कंट्रीज हैव बिकम मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन? कौन से दो देश हैं? तो टोगो और गैबान है। कौन कौन? टोगो एंड गैबॉन है, टोगो एंड गैबॉन है, ठीक है। और ये कहां पे इनको ये सदस्यता दी गई? तो रवांडा की राजधानी किगाली में, ठीक है। किगाली, एक किगाली संशोधन है एनवायरमेंट में, ठीक है। ये किससे संबंधित है? किगाली संशोधन आप रिवीजन कर चुके होंगे, आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो रवांडा की राजधानी है किगाली। वहां पे आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में ये दो अफ्रीकी देशों को, टोगो और गैबान को 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में राष्ट्रमंडल एसोसिएशन में शामिल किया गया। 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में। रवांडा 2009 में शामिल होने वाला आखिरी देश था। इसके पहले ये 2022 में शामिल हुए, ठीक है। इसके पहले 2009 में रवांडा शामिल हुआ था और वो आखिरी देश था। इन जब लगभग कितने साल हो गए, 13-14 साल हो गए, इनमें कोई अभी तक शामिल नहीं हुआ था, ठीक है।
तो अगर बात किया जाए टोगो और गैबोन, तो ये ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश थे और ब्रिटिश उपनिवेश ये कभी नहीं रहे, टोगो और गैबोन, ठीक है। उसके बावजूद ये इसमें कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में ये शामिल हुए। अब राष्ट्रमंडल के बारे में बात कर लेते हैं या कॉमनवेल्थ के बारे में। तो इनको दोनों नामों से जाना जाता है, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये इसका क्या है, लोगो है, लोगो कॉमनवेल्थ का। 56 सदस्यों का क्या है, ये एक राजनीतिक संघ है। 56 सदस्यों का 56 मेंबर्स का ये क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मूल रूप से 1926 के शाही सम्मेलन में बाल्फोर घोषणा के माध्यम से जो राष्ट्रों का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था उसके रूप में बनाया गया था, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में बनाया गया था। अगर वर्तमान राष्ट्रमंडल राष्ट्र औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा के द्वारा गठित हुए थे। लंदन घोषणा के द्वारा वर्तमान जो स्वरूप है उस स्वरूप में गठित हुए थे। इसके पहले 1926 में यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में इनको मनाया गया था, ठीक है। इसके महासचिव कौन है, तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड महासचिव हैं और मुख्यालय कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का कहाँ है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में है। चलिए आगे चलते हैं। Who has recently won the title of Miss India Worldwide 2022? हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया? किसने किया? खुशी पटेल जी ने किया। किसने किया? खुशी पटेल जी ने किया, ठीक है। खुशी पटेल जी ने किया। ये मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। मूल रूप से कहां की रहने वाली है, गुजरात की रहने वाली हैं। अगर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में देखा जाए तो अमेरिका की वैदेही डोंगरे रनअप रही हैं, मतलब सेकंड प्लेस पे रही हैं, और श्रुतिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। श्रुतिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, थर्ड रैंक प्राप्त किया। मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड के बारे में अगर यहीं पे बात कर ले तो गुयाना की रोशनी रजाक मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड में पहले स्थान पे रही, मतलब गुयाना की रोशनी रजाक मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 इनको घोषित किया गया। यूएस की नव्या पिंगोल फर्स्ट रनअप रही मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड की, और सुरिनाम की चिक्विता मलाह ये सेकेंड रनअप रही, थर्ड रैंक पे रही, थर्ड स्थान पे रही। अब बात किया जाए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड या मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का आयोजन कौन करता है, तो पिछले 29 वर्षों से इंडिया फेस्टिवल कमेटी IFC इंडिया फेस्टिवल कमेटी करती है, ठीक है। खुशी पटेल को खिताब दिया गया इस वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर ऑन विच डेट? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 29 जून को यह मनाया जाता है। 29 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, इनका क्या होता है, जयंती होता है, इनका जन्मदिन होता है। अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका क्या था, थीम था, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। दैनिक जीवन में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए यह मनाया जाता है। और 29 जून को ही इसलिए किया गया कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी बहुत बड़े विद्वान भी थे और इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में इन्होंने जो योगदान दिया था उसको मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। महालनोबिस जी ने 1931 में 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करी थी। सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था, यह भी ध्यान रखना है, वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। अगर वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस या विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत का जो नियोजन प्रणाली है या भारत की जो आर्थिक योजना है, तो जो द्वितीय आर्थिक योजना थी, द्वितीय नियोजन प्रणाली थी या द्वितीय आर्थिक योजना थी, वह इन्हीं के मॉडल पे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के मॉडल पे ही थी। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1956 से लेकर 1961 तक यह चली थी। 1968 में 1968 में महालनोबिस जी को राष्ट्र और विज्ञान की सेवा में उनके योगदान के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। क्या? पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक स्कीम, किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना शुरू की जाएगी या की गई है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले महीनों का क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए यहां की जाएगी है। चलिए, तो कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश करेगा। कौन? हिमाचल प्रदेश करेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश करेगा। अब देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बैन होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगा। इसी मंशा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि जो सरकार है वह स्कूलों और कॉलेजों में जो छात्र हैं उनसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी, सिंगल यूज प्लास्टिक के जो आइटम बने हुए हैं वो खरीदेगी। इसके तहत क्या होगा, छात्र घर से ऐसे सामान लाकर स्कूलों में जमा करेंगे और छात्रों को 75 रुपए प्रति किलो का सरकार भुगतान करेगी। अगर 1 किलो अगर आपका सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान हो गए, ठीक है, तो आपको सरकार 75 रुपीज पे करेगी। यही है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। अब देखिए, इसको याद कैसे रखना है, तो आजादी का 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है। आजादी के 75वें वर्षगांठ में ये जो है कि के उपलक्ष्य में, या हम कह सकते हैं अमृत जो काल है उसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया, तो बस इसी से हम रिलेट कर लें इसको। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत को बढ़ाने के लिए, उनमें क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए, ऐसी आदत स्थापित करने के लिए यह ऐसा पहल शुरू किया गया। अब सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। नाम से ही पता चला है, जिस प्लास्टिक का केवल एक बार उपयोग किया जाता है, एक बार उपयोग किया जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक बैन मुहिम में आप भी शामिल होइए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा देने में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द, मतलब किसे? ठीक है, हम लोगों ने वो हटा दिया है क्वेश्चन फॉर्म में, तो क्या ना कि इसका मतलब हु अवार्डेड द 31 सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को किया गया। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को यह सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में और थोड़ा इनके बारे में भी इसी क्रम में हम लोग देख लेंगे। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो शामिल राजभाषा है, उन भाषाओं के भारतीय लेखकों के पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी कृति को, साहित्यिक कृति को पुरस्कृत किया जाता है। 22 भाषाओं में आपने पिछले 10 सालों में आपकी कोई साहित्यिक कृति प्रकाशित हुई हो, उस पे क्या किया जाता है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में 1991 में करी गई थी और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 15 लाख का नाम सुनकर आश्चर्यचकित मत होइएगा। ठीक है, इसके जो प्रथम विजेता हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम विजेता कौन है? हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता संग्रह रामदरस मिश्र जी का ये जो कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूं, उसके लिए प्रदान किया गया। इसका प्रकाशन वर्ष 2015 में किया गया था। ठीक है, तो 10 वर्ष से पहले का है, वर्ष 2022 में वो किया गया था। ठीक है, अगर हम 30वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह वर्ष 2010 में मराठी के लेखक डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले को उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, रामदरस मिश्र का जन्म, अब देखिए ये यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर जिले के डुमरी गांव के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ हमारी इसी के साथ हमारी यह श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह श्रृंखला कैसी लगी
या आप कितना खुद को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, कितनी चीज आप रिवाइज कर पा रहे हैं, कुछ नया आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जिन प्रश्नों को पूछा गया है, जिन मुद्दों पे चर्चा करी गई है, यदि कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, या जिन चीज़ों को पूछा गया है आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस करंट अफेयर्स की जो ये रिवीजन श्रृंखला है पीसीएस 2023 के प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम पूरे वर्ष भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।